बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। आने वाला साल पूरा का पूरा इलेक्शन का होगा, इलेक्शन कैसे होंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मसला ये है कि इस इलेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा पार्टियां आपके सामने अलग अलग आइडियाज पिच करेंगी। कोई कहेगा मेरा लीडर ये करेगा, कोई कहेगा मेरा लीडर वो करेगा। सो बहुत सारे आइडियाज आपके सामने पिच किए जाएंगे कि यार ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। मसला ये है कि आपको कौन सी लीडरशिप चाहिए, ये वो चीज है जो आपने सोचनी है। और आपको ऐसी लीडरशिप चाहिए जिसको पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का इल्म हो और उसका सोल्यूशन भी हो। अब पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल क्या है, वन बाय वन करके उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनको रिजोल्व कौन सी पार्टी कर सकती है। क्या पीटीआई में एबिलिटी है, पीपुल्स पार्टी में एबिलिटी है, नून लीग में एबिलिटी है, या पाकिस्तान की मिलिट्री जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी में जिसे हम कहते हैं एक तरह का इलीट या अशराफिया खेल है, या आप इस्टेब्लिशमेंट खेल है। सो क्या इनके पास कोई सोल्यूशन वगैरह है इस हवाले से? अगर इनके पास भी सोल्यूशन नहीं है तो पाकिस्तान के पास कौन सी ऐसी जमात है जिसके पास सोल्यूशन है? सो ये वो चीजें हैं जो हम इस ऑडियो लॉग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब कुछ पॉइंट्स मैं पहले से क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। वो पॉइंट्स क्या हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा लहजा बड़ा सख्त हो गया है और मैंने बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है पाकिस्तान आर्मी के लिए। ये मैं समझता हूँ कि मैंने थोड़ा रहम किया है। इनको माँ बहन की गालियां मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने फिर भी इनके ऊपर ही गालियां दी। मैंने इनके छोटे बड़े बच्चों को भी गालियां देनी चाहिए थी। मैंने इनकी नस्लों को कोसना था। मैंने इनके वो मरे हुए बुजुर्ग थे ना, उनको भी गालियां देनी थी। लेकिन मैंने थोड़ा सा रहम किया, मैंने थोड़ा सा हाथ हल्का रखा। अगर मेरा बस चले ना तो मैं इनके जो माँ बाप हैं इनको कब्रों से उखाड़कर समुद्र में फेंक दूं। और भी मेरा बस चले ना तो मैं इनके खानदान की औरतों को तालिबान को सस्ते रेटों पर बेच दूं, $5-5 में, $2-2 में। पिछले जमाने में यही होता था। मिडीवल इंडिया के अंदर जब भी कोई कॉन्कर करता था कि दुश्मन फौजें होती थी तो दुश्मन फौजों की जितनी भी औरतें होती थी उनको बेच दिया जाता था मार्केट के अंदर। स्लेव ट्रेडिंग होती थी। सो मैं इन फौजियों की तमाम औरतों को बेच दूं। जिस तरह से इन लोगों ने मुल्क के साथ किया है, जो इन लोगों ने की है, मैं ये सब कुछ इनके साथ करता। मैं एक एक फौजी को इस तरह से चुन चुन कर मारता जैसे कम्युनिस्ट को अमेरिका ने पकड़ पकड़ के मारा था लैटिन अमेरिका के अंदर। सो मैं इनका ऐसे शिकार करता, मैं इनको इतनी दर्दनाक अजियत देता, मैं इनकी मतलब वो चीखें निकालता जैसे हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप नहीं भरे थे जिसमें वो जूस को डालकर मारा था। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तानी फौजियों को मैं ऐसे कंसंट्रेशन कैंप बनाता, वहां पर डालकर मरवाता। मैं इनके साथ वो बुरा हशर करता कि ये याद रखते पाकिस्तान की तारीख में स्टालिन की जगह पर मेरा नाम होता। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा गुंडा कहलाता वो मैं कहलाता, दहशतगर्द भी मैं कहलाता। मैं इनके साथ वो करता। मैंने तो अभी थोड़ा बहुत बेगैरत भड़वा कहकर इनसे जान छुड़ाई है, वरना मेरा गुस्सा तो इस बात के ऊपर चढ़ा हुआ है कि मैं इनके साथ ये हशर करता। और मेरा गुस्सा कोई नाजायज नहीं है, कोई मेरे रकबे से घाह नहीं चुरा के गए हैं। मेरा गुस्सा जायज है। जो मुल्क की फौज मुल्क से वफादार ना हो, गद्दार हो, जो अपना मुल्क बेचने के ऊपर आए, अपनी छोटी जात से कभी उठकर सामने देख ना सके, वो फौज क्या इज्जत के लायक है? क्या उसके जो लोग हैं इज्जत के लायक हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब क्या हो रहा है जीएचक्यू के अंदर? सीजीएस आया है जनरल साहब, वो अपनी ही एक तरह की फिलॉसफी लेकर आया। जनरल हाजी साहब जो बैठे हुए हैं, और पहले तो हाजी साहब बैठे हुए थे, अब हाफिज साहब बैठे हुए। तो हाफिज साहब क्या कर रहे हैं? हाफिज साहब भी अपना ड्रामा लगाकर बैठे हुए, एक अपना ही नैरेटिव बना के बैठे हुए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई रियलिटी बेस्ड कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। जब ये नालायक निकम्मे लोग ताकतवर बन जाएं, एक अदालत जिसका काम आम लोगों को इंसाफ देना है वो सियासी साजिशों में मुलविस हो जाए, वो हुकूमतों का तख्ता उलटने में कामयाब हो जाए, वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये फैसला करने की कोशिश करे कि इलेक्शन को डिले कैसे करना है, एक छोटी सी जमात जो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की बैठी हुई है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवानी है। जब अदालतें फौजें ये काम करने के ऊपर आ जाएं, तब आप मुझे बताइए कि इन बदजात लोगों की इज्जत करना वाजिब है? क्या मैंने इनको गालियां देकर गलत किया? अरे ये तो रहम है मेरा कि मैंने इनको गालियां दी है। मेरे पास ताकत नहीं है। मेरे पास ताकत होती तो मैं इनको जिंदा गाड़ देता। पूरी दुनिया नाराज होती, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इल्जाम लगता, मैसेकर के इल्जाम लगते, लेकिन मैं इनको वो इबरतनाक मौत देता कि पूरी नस्लों तक पाकिस्तान के अंदर आने वाली हर नस्ल को यह सबक होता कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी की थी एक फौज ने, और एक शख्स आया था उसने पूरी की पूरी फौज की गर्दनें उड़वा दी। सो ये वो डिजर्व करते हैं। भले इस फौज के अंदर अच्छे लोग भी हो, ईमानदार लोग भी हो, लेकिन जो खामोश है, जिन्होंने तमाशा देखा है, वो सब के सब गद्दार है। जिन्होंने चेन ऑफ कमांड के नाम के ऊपर भी दहशतगर्दी को प्रमोट किया है, वो भी गद्दार है। जो मैंने इनके खिलाफ थोड़ी गालियां वालियां दी, वो तो मेरा रहम है इनके ऊपर, वरना मेरा गुस्सा तो इससे भी ज्यादा है। बहरहाल आते हैं पाकिस्तान के मामलात के ऊपर। आप सबको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए एक स्टेट क्राफ्ट के हवाले से, रियासत के हवाले से। हर रियासत को एक एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत पड़ती
देखिए, इंडिया की रियासत के अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट है, चाइना के पास एस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिका के पास एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन हर उस रियासत के पास जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट से वफादार होती है। वो दिन और रात अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करती है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर वगैरह नहीं करती। इसकी वजह से ये होता है कि वो अपने जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उनके बैरूनी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको हासिल करने में दिन रात लगे रहते हैं और वो बड़े आसानी से हासिल कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बेगैरती ये है कि इन्होंने कभी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स या नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से कोई काम नहीं किया। 70 साल की तारीख के अंदर कोई काम नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ काम क्या किया है कि पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैसे करनी है। आर्मी चीफ आता है, अपनी ख्वाहिश की टेबल लगाता है और उसके ऊपर तमाम फौज को मुत्तफिक करता है। जुडिशरी सर झुका लेती है, ब्यूरोक्रेसी सर झुका लेती है, सियासी जमातें सर झुका लेती हैं, मीडिया सर झुका लेती है। 3 साल के लिए आर्मी चीफ आता है, बस जो करना होता है करके चला जाता है। उसके बाद कहता है कि बाय बाय बाय। इसके ऊपर जनरल शाहिद था मेरे ख्याल में, उसने बड़ा एक ना अच्छा खासा एक मजाकिया जुमला कहा था कि एक कौम बैठी हुई थी परेशान, उसके ऊपर जंग हो रही थी, तो उन लोगों ने कुड़े डाले और उसमें से एक बात निकली कि जब भी सुबह सुबह एक बंदा इस दरवाजे से आएगा हम उसको बादशाह बना देंगे। सुबह सुबह वहां से एक फकीर आया, फकीर को बादशाह बना दिया इन लोगों ने और कहा कि आप हमें बताएं कि हमने जंग कैसे लड़नी है। तो फकीर तो भूखा था, उसने कहा कि खीर बनाओ खीर। सो उन्होंने कहा कि बादशाह का हुक्म है कि खीर बनाओ। खीर बना के बादशाह को खिला दी। फकीर खुश हो गया और उसके बाद उससे पूछा कि भाई अब जंग कैसे लड़नी है, तो वो कहता है कि खीर बनाओ खीर। तो फिर से फकीर को खीर खिला देते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या करना है अब जंग के हवाले से, दुश्मन तो दरवाजे तक आ चुका है। फिर भी फकीर कहता है खीर बनाओ खीर। जब खीर और बना के खिलाई, पूछा कि अब क्या करना है, दुश्मन तो घरों में घुस गया है, तब भी फकीर कहता है कि खीर बनाओ खीर। अल्टीमेटली रियासत का धड़म तख्ता हो गया, सारी की सारी अशराफिया मार गई और फकीर ने वही कटोरा लिया और चलता बना। सो यही काम है आपके आर्मी चीफ का। इस फकीर का जो एक काम है ना पाकिस्तान के अंदर, ये यही काम है, खीर बनाओ खीर। जीएचक्यू के प्लाट बनाओ, प्लाट प्लाट के ऊपर प्लाट बनाओ, पैसे बनाओ, ये काम है। उस फौज की कौन इज्जत करेगा जिसके हाई कमांड सिर्फ चोरी, डाका, रहजनी, किडनैपिंग, रैंसम में इन्वॉल्व हो गई हो, उस फौज की क्यों इज्जत की जाए? ये भी तो एक सवाल है ना। सो मुझसे तो कोई एक्सपेक्ट ना करे कि मैं इस फौज की इज्जत करता हूँ। इनके 1000 शहीद हो जाए, मुझे रद्दी बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। जो इन लोगों ने मुल्क के साथ किया, भले अच्छे होंगे पर मुझे नफरत है इस फौज से। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल गार्ड की अथॉरिटी होनी चाहिए, सिविलियन लीडरशिप होनी चाहिए, सिविलियन पार्लियामेंट्री कंट्रोल होना चाहिए तमाम तरह इंस्टीट्यूशन के ऊपर, ताकि हम सिविलियंस चला सके इस मुल्क को। अब मसला यह है कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस तरह की सिविलियन सुपरमेसी की बात करती है कि हम नए नेशनल गार्ड्स बनाएंगे, हम मिलिट्री के अंदर मैसिव लेवल के ऊपर रिफॉर्म्स करेंगे, हम यूं स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम मिलिट्री का पावर कम करेंगे। सो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो आपको 2013 में ये आइडिया सेल करती है? कोई भी पार्टी नहीं है। अफसोस, बड़े अफसोस की बात है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो आपको ये चीजें बेचे कि हम जुडिशरी को कंट्रोल करेंगे, हम आपकी फौज को कंट्रोल करेंगे, हम नई सिविलियन लीडरशिप बनाएंगे। कोई भी पार्टी आपके सामने ये नहीं है। बाकी इन पार्टियों से बात करवा लो, कारकुन निकलवा लो, फिर वहां पे लड़ाई झगड़ा करवा लो, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करवा लो और फिर अपना लीडर की प्रमोशन करवा लो, इंक्लूडिंग पीटीआई। यही तमाशा चल रहा है। लेकिन एक क्लियर कट पॉलिसी बनाना, उस पॉलिसी के ऊपर वोट लेना जिसे हम मैनिफेस्टो कहते हैं, और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन वगैरह करवाना, ये तो इन पार्टियों ने भूल ही गई है। ये वो काम है जो ये पार्टियां भूल ही गई हैं। क्यों नहीं पीटीआई अपना एक मैनिफेस्टो बनाती जिसमें बताती कि हमने फौज को किस तरह से कर्टेल करना है और फौज की क्या हैसियत होगी हमारी गवर्नमेंट के अंदर, अदालतों की क्या हैसियत होगी हमारी गवर्नमेंट के अंदर। क्यों पीटीआई ये पॉलिसी वगैरह नहीं बनाती? वजह यह है कि ये पॉलिसी बनाएंगी तो फौज वगैरह नाराज हो जाएगी, अदलिया नाराज हो जाएगी। सो पीटीआई के अंदर दमखम नहीं है इनसे लड़ने का, सो इसीलिए ये लोग नहीं बनाते। अगर ये पॉलिसी बनाए तो इनको इंप्लीमेंट करने में भी आसानी होती। बैरूनी मुल्क में अंदर क्या होता है, वो अपने जनरल से नहीं पूछते कि आप हमें बताएं कि हमें कौन सी पॉलिसी बनानी है। वो पॉलिसी बनाते हैं और जनरल के सामने कॉपी थ्रो करते हैं, ये पॉलिसी है, इसे टो करो। और अगर जनरल टो नहीं करता उस पॉलिसी को, उस पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन शुरू नहीं करता, तो उस जनरल को हटा दिया जाता है। यहाँ पर बुनियादी मसला यही है कि सिविलियन लीडरशिप पॉलिसी बनाती ही नहीं है, तो जनरल क्या खाक करेगा? जनरल तो फिर यही करेगा जो कर रहे हैं, अदलिया यही करेगी जो कर रही है। अगर यहाँ पर पीपल्स पार्टी या पीटीआई या कोई भी जमात हो, वो पॉलिसी बनाए कि अदालतों को इतने टाइम फ्रेम के अंदर तमाम तर केसेस को हल करना है और अदालतों के अंदर ये मामला ऐसे चलेंगे और ये मामला हम देखेंगे, फिर देखते हैं कि ये अदालतें कहां जाती हैं, सामने खड़ी होंगी तो फिर हम देख लेंगे इन अदालतों को। यही काम आपको पाकिस्तान की आर्मी के लिए भी करना है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करके देने इतने टाइम के अंदर। अगर आप नहीं करेंगे तो हम लीडरशिप चेंज कर देंगे। सो इस तरह की पॉलिसीज आपने बनानी होती है। यहाँ पर पॉलिसीज कोई बनाता ही नहीं है और ना ही नियत होती है कंट्रोल करने की। सो तब ये होता है कि ये आर्मी जैसे 2% के जनरल भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की क्या हैसियत है। अगर एक अच्छा
प्राइम मिनिस्टर आ जाए, एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर आ जाए, इन जनरलों की पेंट गीली हो जाए, ये मुद्दे फिरेंगे यहाँ वहां जनरल, इनकी क्या हैसियत है? 10 लोग जीएचक्यू के बाहर खड़े हो जाते हैं, इनकी पेंट गीली हो जाती है, और फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं यहाँ पर? जी जनरल साहब हुक्म कीजिए, ये करते हैं वो करते हैं। अब ये तमाशा आपका इमरान खान भी करता आ रहा है, तो इसी वजह से उसकी मंजी ठुकी हुई है। वो जो कासिम अली शाह कह रहा है ना, जो शख्स बीवी नहीं संभाल सकता वो मुल्क कैसे संभालेगा? कासिम अली शाह ने तो पर्सनल टोंट कर दिया, लेकिन मैं इसको ये कहकर कहता हूँ, जिस शख्स से वजीर आजम का ओहदा नहीं संभाला गया तो वो मुल्क कैसे संभालेगा? ये इमरान खान वजीर आजम था यार, वजीर आजम होते हुए इसके खिलाफ जनरल बाजवा जैसे 2 टके के जनरल कामयाब हो गए। कैसे कामयाब हो गया जनरल बाजवा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाने में? कैसे कामयाब हो गई आईएसआईएस को ओवरथ्रो करने में? कैसे कामयाब हो गई जुडिशरीज को ओवरथ्रो करने में? ये तो वजीर आजम था, वजीर आजम से सड़कों के ऊपर आ गया। सो ये है असल क्रिटिसिज्म जो को आपको करना चाहिए इमरान खान के ऊपर। और ऊपर से ये भी बात आप देख लीजिए, इसकी पूरी पार्टी है सारी सुन पड़ी थी। इमरान खान को गोलियां लगी, पीटीआई का नाम ही नहीं था सड़कों के ऊपर के पीटीआई की जमात भी है। सब इंतजार कर रहे थे या तो इमरान खान मर जाए तो हम भाग जाए, या इमरान खान बच जाए तो आकर दोबारा से लड़ाई शुरू करे। बाकी सारे बेगैरत किस बात के बैठे हुए हैं पीटीआई के अंदर? ये हरामजादों का टोला जो पीटीआई के अंदर बैठा हुआ है, ये किस बात के लिए बैठा हुआ है? ये भी तो इमरान खान पूछे ना, ये किस लिए बैठे हुए हैं पीटीआई के अंदर? आजम सवाती को लेकर गए, असद उमर जिसका बड़ा नाम करते हैं वो छुपता फिर रहा था, शाह महमूद कुरैशी छुपता फिर रहा था, नाम तक नहीं लिया किसी का कि ये लोग हैं वो लोग हैं। और फिर जब आएगी गवर्नमेंट, फिर शाह महमूद कुरैशी अपना पूरा खानदान, छोटे छोटे बच्चे भी लेकर आएगा, 15 साल का 14 साल का, इसको भी टिकट दे दो। यही तमाशा है ना पाकिस्तान के अंदर। तो इसके ऊपर भी तो आवाज उठनी चाहिए ना। अब आते हैं जी आपके माशी मामलात के हल के ऊपर। पाकिस्तान के माशी मामलात आपको कहे जाएंगे कि आपको इकोनॉमी की जरूरत है, आपको कैपिटल की जरूरत है वगैरह वगैरह। इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको डेंग जियाओपिंग का मतलब दौर बता देता हूँ। डेंग जियाओ वाला दौर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है चाइना के हवाले से। अब एक था कम्युनिस्ट मॉडल। कम्युनिस्ट मॉडल ये था कि माओ ज़ेडुंग के अंदर था, उसके अंदर ये था कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, हम अपना जो लेबर है उसको लगाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम अपनी आयरन प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उससे चाइना ने बहुत कुछ करने की कोशिश की। अल्टीमेटली वहां पर यह हुआ कि वहां पर फेमिन पड़ गया, वहां पर भूखमरी हुई जिसमें बहुत ज्यादा लोग मारे वगैरह गए, लेकिन वहां पर ग्रोथ वगैरह नहीं हुई। फिर डेंग जियाओ ने पता है क्या किया? उसने बड़ा एक ना इंटरेस्टिंग सा काम किया वहां पर। उसने किया क्या कि हर शहरों के अंदर एक इंडस्ट्रियल जोन बना दिए, पूरी दुनिया को कहने लगा कि हमने अपनी इकोनॉमी आपके लिए खोल दी है, अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन है, हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, आप आए और यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह लगाएं। अब आप अगर फैक्ट्रीज लगाएंगे तो हमारे पास जो लेबर है बहुत ज्यादा है और बड़ी सस्ती लेबर है, हम आपको बिजली देंगे और हम आपको लेबर देंगे और हम आपको रॉ मटेरियल देंगे, आपको जो चीज प्रोड्यूस करनी है यहाँ पर प्रोड्यूस कीजिए, फॉरेन में बेचिए, कुछ प्रॉफिट अपना पास रखिए, कुछ प्रॉफिट हमें भी दे दीजिए टैक्स की सूरत में। उसके बाद उसने चाइना की इकोनॉमी को खोल दिया और दुनिया ने आकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, हर किसी ने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। प्रॉफिट बनाने के बाद चाइना की तरक्की होना शुरू हो गई। यही काम 1990s के अंदर आपकी इंडिया ने किया, जिसके बाद इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यह काम नहीं हो सका क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बेगैरत नस्ल का आदमी था जिसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। उसके बाद अल्टीमेटली एक से बढ़ के एक बेगैरत पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने के लिए आते गए। सो अल्टीमेटली ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ये काम कभी हो ही नहीं सका। अब इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको है ना एक मिसाल दे देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेन वाले आएंगे, पैसे लगाएंगे तो फिर पैसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। होगा क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटे से बिजनेस का मालिक बना देता हूँ, आप मिसाल समझिएगा। आपको मैं एक मतलब यूं समझ लीजिए, मिल्क प्रोडक्शन का वाड़ा होता है, हम कहते हैं वाड़ा कहते हैं, आप शायद उर्दू में तबेला कहते होंगे, तबेला, उसका मैं आपको मालिक बना देता हूँ। अब मसला ये है कि आपको वाड़ा चलाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, वो लाने पड़ते हैं, भैंसें चाहिए होती है, ये हो गया आपका ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह। और उसके बाद आप इसको बेचते हैं, मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज वगैरह हायर करते हैं, फिर आप अल्टीमेटली दूध बेचते हैं। दूध बेचकर आप सर्टेन लेवल के बाद प्रॉफिट कमाते हैं, फिर उस प्रॉफिट में से आप थोड़ा बहुत पैसा अपने एम्प्लॉइज वगैरह को देते हैं, थोड़ा मैनेजमेंट में से, उसमें से भी काट कूट कर आपका सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट बचता है, जिसके बाद आप बिजनेस को इंप्रूव करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर दूध की कीमत 250 रुपए हो जाए और आपकी जो ऑपरेशनल कास्ट है, यानी जो खर्चा वर्चा एम्प्लॉइज के ऊपर, भैंसों के ऊपर आपका आता है, वो 180 रुपए के करीब होता है, तो 70 रुपए आपको प्रॉफिट बचता है। 70 रुपए जब आपको प्रॉफिट बचेगा तो आप क्या करेंगे 70 रुपए से? आप अगर एक अच्छे बिजनेसमैन है, एक अच्छी बिजनेस मेंटालिटी रखते हैं, तो आप एक साल के लिए तो अयाशिया व्याशिया करेंगे कि यार पैसे बच रहे हैं, मैं अयाशिया कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यानी आप मार्केट के अंदर पैसे बेचेंगे। कोई जाएगा, कोई दूसरी सर्विसेज हायर करेगा, कोई अपने बालों को शैम्पू करवाएगा, कोई जूते खरीदेगा, यानी मार्केट के अंदर पैसा आएगा ना, तो आप बाइंग करना शुरू करेंगे। लेकिन कुछ अच्छे लोग होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, 70 रुपए से वो इसी दूध की प्रोडक्शन को दोबारा से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी री इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर और इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा
होगा कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी और ये आप नहीं कर रहे होंगे, तमाम दूध के मालिकान पाकिस्तान के अंदर कर रहे होंगे। फिर एट द एंड क्या होगा? एट द एंड ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर मिल्क प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाएगी कि सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगी, यानी पाकिस्तान के अंदर जितना मिल्क कंज्यूम हो रहा होगा उससे भी ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहा होगा पाकिस्तान, यानी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि कॉस्ट खुद व खुद स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी, नीचे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंजम्पशन कम होती जा रही होगी और प्रोडक्शन बढ़ती जा रही होगी। फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि इसी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस्ड मिल्क को हम पैक करके पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि सरप्लस चीजें जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो हम दुनिया के अंदर बेचते हैं। सो ये लोग जो कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन थोड़ी सी गलत होती है, बुरी होती है, इन्फ्लेशन एक्चुअली में आपकी मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये आपका डॉलर रेट होता है ना, ये आपकी मार्केट के रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो जब तक आप इनके बेसिक्स को करेक्ट नहीं करते तब तक आपकी मार्केट आपको फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस वगैरह नहीं देती है। सो ये इन्फ्लेशन, ये डॉलर रेट, ये बेसिकली आपकी मार्केट की जो एक्चुअल पोजीशन होती है ना इसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। सो फॉर एग्जांपल ये जो मैंने दूध वाला मिसाल दिया है, इसके अंदर आपका सरप्लस मिल्क होगा तो आप बाहर बेचेंगे, फिर वहां से डॉलर में प्रॉफिट आएगा, फिर आप री इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप इस इंडस्ट्री के ऊपर मोनोपोलाइज करते जाएंगे। यही एक्चुअली काम न्यूजीलैंड वगैरह करता आ रहा है अपने मुल्क के अंदर, तभी तो उसकी $300 बिलियन की इकोनॉमी है। सो ये वो चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी कि हर बार महंगाई जो होती है ना वो इतनी बुरी नहीं होती है। महंगाई से ये भी होता है कि बिजनेसमैन के पास पैसा जाता है, फिर बिजनेसमैन री इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के अंदर और उसके बाद अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर मसला ये होता है कि हमारे यहाँ पर एक ओपन सिस्टम बना हुआ है। ओपन सिस्टम ये बना हुआ है कि हमने हर बंदे को 2 से 3 नेशनलिटी रखने की इजाजत दे दी है। इससे ये होता है कि आपकी जितनी भी अशराफिया है जो बिजनेस वगैरह करती है वो दूसरे मुल्कों के अंदर बैठी हुई होती है, यहाँ पर अपने यूनिट्स लगा लेती है और फिर यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट होता है वो मुल्क से बाहर लेकर जाती है, या डीएचए के अंदर या हाउसिंग सोसाइटी के अंदर खर्च कर देती है, यहाँ पर री इन्वेस्ट वगैरह नहीं करती है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी का ये मसला हो रहा है। और ये जो आपके ड्यूल नेशनल है वो जस्टिफिकेशन क्या देते हैं, मैं आपको इनकी जस्टिफिकेशन बता देता हूँ। ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को इतने डॉलर्स वगैरह भेजते हैं सो तभी तो पाकिस्तान चलता है। एक्चुअली में ये जो ड्यूल नेशनल होते हैं ना ये बड़े छोटे हैं, ये आपको पैसे वगैरह भी नहीं भेजते बल्कि उल्टा यहाँ से पैसा लूट कर दूसरे मुल्कों की तरफ लेकर जाते हैं। मरियम नवाज के भाई देख ले, जनरल बाजवा के बेटे देख ले, हर अशराफिया के लोग देख ले, ड्यूल नेशनल होते हैं, ये यहाँ से पैसा लूट कर बाहर भेजते हैं। आसिफ जरदारी देख ले, इनके औलाद देख ले, सो ये पैसे लूट कर यहाँ से बाहर भेजते हैं। जो असल में आपको पैसे भेजते हैं ना वो बेचारे ड्यूल नेशनल नहीं है, वो मजदूर लोग हैं। 60 लाख के करीब अरब मिडिल ईस्ट के अंदर जो हमारे मजदूर लोग हैं ये आपको पैसे भेजते हैं, जो $30 बिलियन के रेमिटेंसेस बचते हैं। उसी तरह से यूरोप के अंदर आपके मजदूर लोग होते हैं वो आपको पैसे भेजते हैं, अमेरिका के अंदर आपके मजदूर लोग होते हैं वो आपको पैसे भेजते हैं, और उन बेचारों के पास नेशनलिटी वगैरह भी नहीं होती है। सो ये जो ड्यूल नेशनलिटी का ड्रामा है ना ये खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी इंटेलेक्चुअल क्लास पैदा करनी पड़ेगी, पाकिस्तान की आर्मी को सजाए मौत देनी पड़ेगी, इनसे निजात हासिल करनी पड़ेगी, नई फौज बनानी पड़ेगी और इनके ऊपर रिलाई भी कम करना पड़ेगा। ये जो डिपेंडेंसी है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को आज भी डिपेंडेंसी लगी पड़ी है इसी फौज के ऊपर कि यही आर्मी सब कुछ करेगी। ये डिपेंडेंसी आपको खत्म करनी पड़ेगी, आपको अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स, अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनाने पड़ेंगे, तब जाकर आपके मामला वगैरह हल होंगे। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर यही मसला हुआ है, तारीख के अंदर यही इस्टेब्लिशमेंट बार बार काम करती रही है लेकिन उसको बार बार कुचला गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ये आपने रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा, सुल्तान अल्तमश की बेटी थी। सुल्तान अल्तमश स्लेव डायनेस्टी से आया था, तो रजिया सुल्तान के टाइम के अंदर मसला ये होता था कि वहां पर 40 के करीब ऐसे मतलब है ना कोर कमांडर्स हुआ करते थे वहां पर उस टाइम के अंदर। ये 1200 सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं। सो जैसे ही रजिया सुल्तान तख्त पर बैठी तो इन 40 सरदारों ने मिलकर फैसला किया कि रजिया सुल्तान को चलने नहीं देना, मतलब वहां का जीएचक्यू था 12th सेंचुरी का जीएचक्यू। अल्टीमेटली ये हुआ कि रजिया सुल्तान बेचारी का 4 साल भी टेन्योर नहीं चला और उस बेचारी को कत्ल वगैरह करवा दिया गया। अल्टीमेटली रजिया सुल्तान का दौर खत्म हुआ, फिर भी ये 40 के 40 लोग मुल्क के ऊपर मतलब बादशाह खुद बनाते थे, उतारते थे। अल्टीमेटली इन 40 में से एक बंदा आ गया जिसका नाम था गासिउद्दीन बालबन। अब बालबन बड़ा जालिम शख्स था, उसने पता है क्या किया, उसने कहा कि मुझे अगर हुकूमत बड़ी लॉन्ग टेन्योर के लिए चाहिए तो सबसे पहले इन 40 लोगों की ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी। फिर इन 40 लोगों को उल्टे सीधे केसों में फंसवाया, उनकी गर्दनें उड़वाई, हर एक बंदे को जलील करवाया और उन 40 के 40 सरदारों को अलग अलग तरीके से मरवा दिया। किसी को जहर दिलवा दिया, किसी को औरतों के साथ मरवा दिया, किसी को कहीं पर मरवा दिया, किसी को जंग के अंदर मरवा दिया, किसी को मंगोलों के हवाले कर दिया, किसी को हाथी के नीचे कुचलवा दिया। मतलब उसने अपनी दहशत से पहले इन 40 लोगों को खत्म कर दिया। उसके बाद रियासत के अंदर स्टेबलाइजेशन आ गई और गयासुद्दीन बालबन का ही दौर था जिसकी वजह से वहां पर हुकूमत स्टेबलाइज हुई, वरना रजिया सुल्तान और सुल्तान अल्तमश के दौर में रियासत स्टेबलाइज नहीं हो रही थी। वजह यह थी कि ये 40 के 40 लोग बादशाह को हमेशा डिक्टेट करने की कोशिश करते थे। इसी तरह से आप आ जाए सुल्तान मुराद के ऊपर। सुल्तान मुराद
मुराद उस्मानी सल्तनत के अंदर सुल्तान हुआ था। अब उस सुल्तान मुराद के साथ भी यही कुछ हो रहा था। वहां पर अगर आपको एक ड्रामा बता देता हूँ, ये आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में कोसम सुल्तान ड्रामा है, वो आप देख लीजिएगा। सुल्तान मुराद के साथ हालात कैसे थे, बिल्कुल ऐसे ही हालात थे। आए दिन फौज बगावत करती रहती थी, फौज लूटमार करती रहती थी कुस्तुनतुनिया के अंदर, शहरों के अंदर ताजरों को ब्लैकमेल करना, उनसे भत्ता लेना वहां के फौजियों का पेशा बन चुका था। सो सुल्तान मुराद था वो बड़ा परेशान रहता था कि ये क्या हो रहा है। और सुल्तान मुराद के जो भाई थे, सुल्तान उस्मान नाम था उसका, उस बेचारे को पकड़ के मतलब है ना बड़ी इबरतनाक मौत दी। मतलब बादशाह पहली बार जलील होकर मरा था अपने सिपाहियों के हाथों। सो जब ये सारी की सारी चीजें सुल्तान मुराद ने देखी तो उसने देख लिया था कि इन सिपाहियों की गर्दनें फिर चुकी हैं, इनको सीधा करने के लिए जूतों से ही काम लेना पड़ेगा। फिर सुल्तान मुराद ने धीरे धीरे सब्र किया, नई फौज बनाई, फिर चुन चुन कर उन सिपाहियों को मारा जिन सिपाहियों ने उसके भाई के साथ ये किया था, और जिन सिपाहियों में अंदर बगावत आ गई थी और वो बार बार बादशाह को चैलेंज करने की कोशिश करते थे। सो सुल्तान मुराद बड़ा जाबिर और सख्त बादशाह तो कहा जाता है जैसे गासिउद्दीन बालबन ने, लेकिन मसला यह था कि इसने अपनी हुकूमत की रिट तो एस्टेब्लिश की, वरना तो रियासत के अंदर कोहराम मचा हुआ था। इसी तरह से अगर आप देखें कि हजरत माविया के अंदर जो भी मतलब खामियां हैं, लेकिन उनके हवाले से एक ही चीज के ऊपर मतलब एक हिस्टोरियंस एग्री करते हैं कि हजरत अली की शहादत के बाद वहां पर जो इस्लामिक सल्तनत थी वहां पर कोहराम हो चुका था, एक केओस आ चुका था। वहां पर हजरत माविया ने अपनी जुल्म और जबर और ताकत के जोर पर वहां पर एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश की, वरना रियासत के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। सो रियासत को तो बचा लिया, लेकिन अल्टीमेटली रियासत के वो जो अच्छे प्रिंसिपल्स थे उनको नहीं बचा सके। सो हजरत माविया का जो एक प्लस पॉइंट होता है वो यही कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। सो इस वक्त भी पाकिस्तान को है ना एक बेनोवलेंट डिक्टेटर की जरूरत है, एक ऐसा डिक्टेटर चाहिए इमरान खान की सूरत में जो मतलब इन जनरलों को गर्दन उड़ाए और इन जजेस की गर्दन उड़ाए, वरना पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। थोड़ा सा इमरान खान चलेगा, ये जजेस अपनी टांग अड़ाना शुरू करेंगे, ये जनरल अपनी टांग अड़ाना शुरू करेंगे, ये जियो न्यूज के चंद सहाफी पाकिस्तान के अंदर टांग अड़ाना शुरू करेंगे। सो इनकी गर्दनें उड़ाना बेशक वाजिब है, क्योंकि फितना और फसाद खत्म करना इस्लाम का शरई कानून है और इस्लाम का शरई हुक्म है कि फसादियों को खत्म किया जाए। फिर वो फसादी आपकी जुडिशरी के अंदर मौजूद हो, आपकी सहाफत के अंदर मौजूद हो या आपके जीएचक्यू के अंदर मौजूद हो, इन फसादियों को खत्म करना इस्लामी हुक्म है। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता चलता हूँ। सुल्तान मुराद था ना, तो जब उसका दौर आया था तो सुल्तान मुराद को जो भी फैसले चाहिए थे, यानी ये फैसले करने, तो उसको शेखुल इस्लाम की इजाजत पड़ती थी। शेखुल इस्लाम का ओहदा यूं समझ लीजिए सल्तनत उस्मानिया के अंदर जैसे चीफ जस्टिस हो गया वहां का। सो वो वहां के काजियों को वगैरह को कंट्रोल करता था। सो शेखुल इस्लाम से हर चीज के लिए इजाजत मांगी जाती थी कि सुल्तान ने ये काम करना है तो शेखुल इस्लाम से फतवा लिया जाता था। अब शेखुल इस्लाम वहां का ये था कि थोड़ा सा करप्ट था और उसके अंदर जितने भी काजी थे वो थोड़े से करप्ट थे। शेखुल इस्लाम बार बार बादशाह के फैसलों को नजरअंदाज करता और उसके सामने टांग अड़ाने की कोशिश करता। अल्टीमेटली सुल्तान मुराद को आया गुस्सा। सुल्तान मुराद ने कहा कि बादशाह मैं हूं, बार बार ये मेरे बराबर के ओहदे की इख्तियारात कौन लेना चाहता है कि मेरे फैसले यानी बादशाह के फैसले को बार बार शेखुल इस्लाम क्यों रोकना चाहता है। सो अल्टीमेटली उसने शेखुल इस्लाम को पकड़ लिया। अब शेखुल इस्लाम के अंदर तकब्बुर ये था, मेरे ख्याल में आफंदी था शेखुल इस्लाम, नूर आफंदी या कुछ इस तरह का नाम था उस बेचारे का। सो वहां पर सुल्तान मुराद है ना उसके सामने बड़ा है ना एक इंटरेस्टिंग सा डायलॉग मारता है, बड़ा दिलचस्प डायलॉग है, मुझे बड़ा पसंद है। कोसम सुल्तान ड्रामा मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल रियलिटीज होती है और जब पॉलिटिकल रियलिटीज होती है ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ये ड्रामा दिखाने के ऊपर लगा दिया इमरान खान ने। असल में इमरान खान को कोसम सुल्तान को प्रमोट करना चाहिए था। आपको दिखा दिया ये अर्तुगरुल गाजी जिसके अंदर पॉलिटिकल रियलिटीज वगैरह नहीं है ज्यादा, कोसम सुल्तान के अंदर पॉलिटिकल रियलिटीज है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं वहां से। और उसमें एक औरत का एक सेंट्रल रोल भी है, तो जो औरतें हैं उनको भी बड़ा पसंद आएगा कि औरत का किरदार कितना मजबूत हो सकता है एक बादशाह के अंदर और कैसे औरतों ने हुकूमत की। तकरीबन 150 सालों तक सल्तनत उस्मानिया को औरतों ने ही चलाया। सो ऐसा नहीं है कि इस्लाम के अंदर औरतों ने कुछ भी नहीं किया, औरतों ने बड़ी बड़े कारनामे सरंजाम दिए हुए हैं। सो वहां पर जो शेखुल इस्लाम है ना उसको पकड़ा लेता है और शेखुल इस्लाम को इस बात का गुरूर होता है कि मैं तो चीफ जस्टिस हूं, जैसे आज का चीफ जस्टिस है, मेरे तो एक सेक्रेट का हूं, मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता, चीफ जस्टिस को कौन हाथ लगा सकता है। सो ये जिस तरह का गुरूर आज के चीफ जस्टिस में, वैसा ही वहां का हसन आफंदी मेरे ख्याल में शेखुल इस्लाम था, सो उसको भी वही गुरूर था। तो वहां पर है ना सुल्तान मुराद ने उसके सामने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डायलॉग मारा और डायलॉग बड़ा दिलचस्प था। डायलॉग ये था कि बादशाह मर सकते हैं, सिपाही मर सकते हैं, सिपह सालार मर सकते हैं, वजीर मर सकते हैं, वजीर आजम मर सकता है, बादशाह सलामत मर सकता है, बादशाह के शहजादे मर सकते हैं, लेकिन एक शेखुल इस्लाम क्यों नहीं मर सकता। उसके बाद उस शेखुल इस्लाम की गर्दन उड़ा दी। सो ये वो चीज है जो इस वक्त आपको पाकिस्तान के अंदर जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर आपको ये चीजें अप्लाई करने की जरूरत है। यहाँ पर कोई भी सेक्रेट काउ नहीं होनी चाहिए। ये जो जस्टिस काजी फायज ईसा आ रहा है ये बड़ी टांगे अड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको सुल्तान मुराद बनना पड़ेगा
पड़ेगा और सुल्तान मुराद का मामला देखकर ही आपको मुल्क को चलाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को आपने एक मजबूत और ताकतवर रियासत बनानी है तो आपको एक सख्त किस्म का ताकतवर वजीर आजम चाहिए जो सबको जूते की नोक के ऊपर रख सके। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।